प्रोजेक्टाइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी डिपेंडिंग ऑन आप किसी चार्ज पार्टिकल को कितने एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसके डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। पहला सबसे सिंपल, अगर आप पार्टिकल को 0 डिग्री या 180 डिग्री बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ फेंकते हो तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्यू वी क्रॉस बी से कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी हमारा पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, उसका डायरेक्शन भी डिविएट नहीं होता। तो ऐसे केस में हम कह देते हैं कि पाथ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। जबकि अगर पार्टिकल को 90 डिग्री बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका पाथ सर्क्युलर आता है, जिसमें कि उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है। इस केस में स्पीड नहीं बदलती लेकिन वेलोसिटी बदलती है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही होती है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, जो कि हमें मिला था mv/bq। फॉर्मूला याद रखना है। फिर हमने निकाला था टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी एक सर्कुलर रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में आपके पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, और उसका फॉर्मूला हमें मिला 2πm/bq, जो कि वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट था। यानी जितनी भी वेलोसिटी दो, अगर पार्टिकल फिक्स है और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है तो टाइम पीरियड जो एक रेवोल्यूशन में लगने वाला है वो भी फिक्स्ड रहता है। फिर हमने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी देख लिया था, यानी जिससे कि पार्टिकल घूमने वाला है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? चलो, किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करो इसे। तो क्वेश्चन आया, चार्ज पार्टिकल q m इज प्रोजेक्टेड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n दिए गए, करंट उसमें I है, स्पीड v0 दी गई है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस से प्रोजेक्ट किया गया है सोलेनॉइड की। ठीक है, आपको बतानी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v0, ताकि जो पार्टिकल है वो सोलेनॉइड की सरफेस को स्ट्राइक ना करे। मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम आपको बता देता हूँ। ऐसे हमारा सोलेनॉइड है, ये हुई उसकी एक्सिस, तो पार्टिकल को एक्सिस पर से प्रोजेक्ट किया गया है परपेंडिकुलर टू एक्सिस। रेडियस दे दी गई है सोलेनॉइड की r। ट्राई करो, हो जाए तो हैंड रेज कर देना। सर हाँ, सर आपने अभी इसके पहले कुछ पढ़ाया था? नहीं बेटा। ओके, थैंक यू सर। ओके।
सर हो गया। क्या आया? सर RBQ/M। RBQ/M। हाँ सर, वो वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है तो सर्कल में घूमेगा ना, तो सर्कल मैक्सिमम R ही हो सकता है। देखो, तो कुछ इस तरह का है। मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूँ। साइड व्यू का मतलब मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ, सबसे पहली बात आपको पता होता है कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है कुछ इस तरह से। तो फील्ड लाइंस तो कुछ ऐसे आने वाली हैं, यानी अलोंग द एक्सिस। तो साइड से देखेंगे तो फील्ड इनटू द प्लेन हमें दिखेगी। ये हो गई आपकी एक्सिस, और पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है कुछ इस तरह से v। अगर आप F = v क्रॉस b से फोर्स निकालो तो फोर्स इस तरफ आएगा, यानी इसका सेंटर, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ आता है, सेंटर कुछ यहां होना चाहिए। तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? ऐसा। और अगर हम चाहते हैं ये सरफेस से ना टकराए तो क्या हो जाना चाहिए? अगर मैं बोल दूं कि पार्टिकल की रेडियस स्मॉल r है और सोलेनॉइड की रेडियस कैपिटल R है, तो आप कह सकते हो स्मॉल r ये इक्वल होना चाहिए कैपिटल R/2 के। अरे बात समझ आई कि नहीं? तो इसमें जो गलती करते हैं बच्चे वो यही करते हैं कि वो सोलेनॉइड की रेडियस और पार्टिकल की रेडियस दोनों को इक्वल कर देते हैं। नहीं, आपको क्या बताना था? आपको बताना था वो स्पीड ताकि सोलेनॉइड की सरफेस से आपका पार्टिकल ना स्ट्राइक करे। क्लियर हुआ? तो बस मैं यहां से कह दूंगा mv/bq ये इक्वल होना चाहिए R/2। यहां से v की वैल्यू मिल जाती है आपको bqr/2m। पुट करने पे b की वैल्यू μ0 ni qr/2m। ये मिलता है हमें वेलोसिटी का आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? इसलिए यस सर। कभी भी फोर्स निकालना हो, कभी भी आपको पाथ निकालना हो, सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन निकालो, और जहां पार्टिकल है वो सेंटर नहीं होता उसके पाथ का, वो सरकमफरेंस होती है। उस समय लगने वाला फोर्स सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। कोई डाउट? नो सर। तो सॉल्यूशन बहुत ही छोटा था, पर विजुलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप नहीं सोचोगे तो। आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब सर्कुलर पाथ के अंदर ही एक टॉपिक आ जाता है जो कि है टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें एक चीज पता है। क्या पता है? कि अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दी गई है और आप उस रीजन के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो अगर v वेलोसिटी से, तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर घूमता है या नहीं? कुछ इस तरह यस। से। और जो से टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, उसका टाइम पीरियड भी हम जानते हैं, उसकी वैल्यू आती है 2πm/bq। पर अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक रीजन से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है, जिससे मैं कह दूं मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस लाइन के ऊपर ही है, नीचे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और आपने एक चार्ज पार्टिकल को बाहर से प्रोजेक्ट किया किसी स्पीड v0 से या v से, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पेंड करेगा, उसका टाइम हम कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो बताओ, जब तक ये फील्ड में एंटर नहीं करेगा तब तक कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? नहीं। इस पॉइंट से मान लो ये एंट्री लेता है, तो इस इंस्टेंट पे जैसे ही ये एंट्री लेने वाला होगा उसी इंस्टेंट पे इसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स लेफ्ट। की डायरेक्शन QV/B से आप निकालोगे, लेफ्ट में आई। फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है, यानी इसके पाथ का सेंटर कुछ यहां आने वाला है। तो पार्टिकल इस अपने सेंटर के चारों तरफ जो घूमेगा वो कुछ इस तरह से घूमेगा, और जैसे ही वो यहां पहुंचेगा अब फोर्स लगना बंद हो जाएगा और पार्टिकल रीजन को क्या कर जाएगा? एग्जिट। बात समझ आई या नहीं? तो क्या यस। उसने अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टी टाइम ही स्पेंड किया होगा?
नहीं, उससे कम टाइम स्पेंड किया होगा। हम देख सकते हैं पूरा सर्कुलर पाथ नहीं बन रहा, बल्कि आधा सर्कुलर पाथ बन रहा है। स्पीड तो बदलती नहीं है, ये हमें पता है। तो टाइम स्पेंड ऐसे केस के लिए कैसे निकाल सकता हूं मैं? आप सिंपली देख सकते हो कितना टाइम स्पेंड होगा, टी बाई पाई टू, आर बाई बी। यानी 2πm/bq बाई 2, यानी आंसर आया πm/bq। क्लियर है या नहीं? यस। यानी टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो पार्टिकल था वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। अगर पहले से ही पूरा फील्ड के अंदर है तो पूरा सर्कल घूम ही लेगा, पर अगर एंटर करता है तो एग्जिट भी करेगा, और ये टाइम क्या है, अलग अलग आ सकता है। तो मैं क्या करता हूं, एक जनरल केस ले लेता हूं। जनरल केस के अंदर हम मान लेते हैं कि ये रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और आपका पार्टिकल इस पॉइंट से कुछ एंटर करता है एट स्पीड v q, m, जहां वो एंगल बना रहा है थीटा विद द बाउंड्री। ठीक है, तो केस मैंने क्या ले लिया, द पार्टिकल एंटर्स एट एंगल थीटा विद बाउंड्री। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल है? कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से अभी भी एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द प्लेन है कि नहीं? कंफ्यूज मत होना, ये जो एंगल है ये किसके साथ है, बाउंड्री के साथ है। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो अब इसका पाथ कैसा होगा? सबसे पहले आप सेंटर का पता लगाओ, बताओ सेंटर कहाँ आएगा। अगर आप q v क्रॉस b इसी इंस्टेंट पे फोर्स की डायरेक्शन देखो, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आने वाली है? मैग्नेटिक बोलो फील्ड यार। के बाहर आएगा थोड़ा। बिल्कुल, फोर्स कुछ इस तरह से आएगा, इस लाइन के अलोंग। यानी यहां कुछ हमारा सेंटर लाई करने वाला है। तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा रहेगा, और वो यहां से फिर से क्या कर जाएगा, एग्जिट एट सेम एंगल थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो इस समय अगर देखो आप इस पाथ को, तो ये सिमेट्रिकल पाथ होने वाला है, और ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो पार्टिकल हमारा थीटा एंगल पे एंटर किया था बाउंड्री के साथ। अगर मैं बोलूं टाइम स्पेंड कितना आया इन मैग्नेटिक फील्ड, उसे अगर मैं टी कह देता हूं, तो टाइम स्पेंड आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय ओमेगा, है या नहीं? यस। यानी एंगल सबटेंडेड है 2 थीटा बाय ओमेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है 2 थीटा बाय ओमेगा, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि उसे ना याद करके आप ये याद करो कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है उसका पाथ, वो निकाल लेंगे, अपॉन ओमेगा कर देंगे, सर है या नहीं? हाँ, सर इसमें मैग्नेटिक फील्ड पहले से और पार्टिकल उसमें उसके बाद घुस रहा है, तो उसमें अगर पार्टिकल एक रेस्ट पे हो और फिर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस की जाए तो क्या होगा? रेस्ट वाले पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगाती है क्या? नहीं आंसर आ लगेगा। जाना चाहिए तब तक नहीं बेटा, अगर लगेगा। पढ़ाई कर रहे होते तो फिर आपका सवाल क्या बचा? कुछ नहीं, है कि नहीं? हाँ सर। जब फोर्स ही नहीं लगाती तो कुछ नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, पर फॉर्मूला नहीं याद करके बेटर होगा आप कॉन्सेप्ट सर समझो। आपने किसी को प्रेफर कोई क्या डाउट? करने बोला? क्या प्रेफर? ये सर आपने एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर अपॉन ओमेगा रादर देन 2 थीटा रटने के। ओके सर। करे क्वेश्चन? यस। तो आपको बताना है फाइंड
टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल in the magnetic region. तो पहला केस ये ले रहे हैं, B, यहां से पार्टिकल एंटर करता है V Q, M, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। सर हाँ, सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? और ऊपर नहीं सर, इतने नहीं। ये सर। यस सर, डन। हो गया सर। क्या आया फर्स्ट वाले का? पाई एम बाई 3 BQ और सेकंड का 2 पाई एम बाई 3B। पाई एम बाई 3BQ और 2 पाई एम बाई 3BQ। तो सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन निकालते तो वो कुछ इधर आती, यहाँ आपका सेंटर आ जाएगा और पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। इस तरह से वो एग्जिट करेगा सेम एंगल 30 डिग्री पर। तो ऑब्वियसली ये एंगल आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। तो टाइम स्पेंड के लिए क्या कर दूंगा मैं, एंगल कवर्ड कितना है 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 बाय ओमेगा यानी कि BQ बाय M, यानी पाई M बाय 3BQ। समझ आया? यस। सिमिलरली इस वाले के लिए क्या कर देंगे, इसमें भी आप देख सकते हो V क्रॉस B अगर आप करोगे, सेंटर कुछ यहाँ पे आएगा, पार्टिकल कुछ इस तरह से जाएगा, एग्जिट करेगा एट सेम एंगल 60 डिग्री। ये एंगल हमें मिलेगा 120 डिग्री, डबल आता है। टाइम स्पेंड के लिए सिंपली एंगल कवर्ड 120 डिग्री यानी कि 2 पाई बाई 3 अपॉन BQ बाय M यानी कि 2 पाई M बाय 3BQ।
कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। एक आध प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉन E, M enters a magnetic region at 45 degree as shown. Find, ये पार्ट में आपको बताना है टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, और सेकेंड पार्ट में आपको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन ऑन सर्कुलर पाथ। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है आपको, ठीक है ना? तो इस तरह का कुछ दिया गया, ये आपकी बाउंड्री है। मैग्नेटिक फील्ड, ट्राई करो। हो गया सर। बताओ क्या है आंसर? सर टाइम पीरियड है पाई एम बाई 2 BQ। सर 3πm/2 बी है। IM/2B। तो कुछ सर लोगों का आ रहा है 3πm/2 पाई, बिल्कुल। नहीं सर 3πm/2 3πm/2 बी। अच्छा, कुछ लोगों का आ रहा है πm/2BQ, कुछ लोगों का 3πm/2BQ। तो देखो, इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला है रटने सर, के लिए फोर्स अलग लगेगा। इसलिए आपको मना किया था। यस सर। तो हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंटर करता है V, ठीक है, जहां ये एंगल है हमें पता है 45 डिग्री। एक सेकेंड रुकना है जरा। हाँ,
तो इसके ऊपर अगर फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करें v क्रॉस b से, तो पाम हमारा नीचे आता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, आपको ये भूलना नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो फोर्स कुछ इस तरफ आएगा, यानी इसका सेंटर कुछ यहाँ आने वाला है। बात समझ आई? तो इस तरह से इस तरफ से कुछ एग्जिट करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन, और जो पाथ होगा वो पाथ कुछ ऐसा आएगा। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। तो अब अगर ये एंगल कैलकुलेट करें हम, तो ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, लेकिन जो आर्क ने एंगल सबटेंड किया है पाथ ने, वो ये एंगल है। तो टाइम स्पेंड के लिए थीटा बाय ओमेगा किया जाता है। पाथ ने कितना एंगल सबटेंड किया, तो वो आया 2 पाई माइनस 45 45 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 अपॉन बी क्यू बाय एम। यहां से आपको मिलेगा 3 पाई एम बाई 2 बीई। क्लियर हुआ? यस सर। यस तो सर। गलती कहाँ की, किसी ने डायरेक्टली 2 थीटा लिख दिया, तो उसका गलत आएगा। कोई डाउट? नो नो सर। सर। सेकेंड पार्ट में मैं क्या करता हूं, मैं इसे आई कैप मान लेता हूं और इसे मैं जे कैप मान लेता हूं। तो आप इनिशियल वेलोसिटी लिख सकते हो, कंपोनेंट अगर ले लो तो वो आ जाएगा हमारे पास v cos 45 आई कैप प्लस v sin 45 जे कैप। v फाइनल अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगा v cos 45 आई कैप माइनस v sin 45 जे कैप। देख सकते हो नीचे की तरफ आया है। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल अगर निकालें तो वो हमें मिल जाएगा सिंपली माइनस 2v साइन 45 डिग्री जे कैप। तो अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते हो चेंज इन वेलोसिटी का, तो वो आपको मिल जाएगा सिंपली √2v। अब आपको पता है एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर हमें चाहिए, तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी है v√2 अपॉन टाइम जो स्पेंड किया 3 पाई एम बाई 2 बीई। यहां से हमें मिलता है 2√2 बाई 3 BeV बाय पाई एम। क्लियर हुआ है नहीं? तो दो यस। चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहली इंपॉर्टेंट चीज थी सही एंगल पता करके टाइम निकालना, और फिर एवरेज एक्सीलरेशन तो क्लास 11th में सीख चुके थे वहां से। कोई डाउट किसी को? नो। क्लियर है? यस। ओके, चलो एक और ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये समझ आ जाए। तो एन अल्फा पार्टिकल enters the magnetic region as shown. Find पहला पार्ट टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा पार्ट एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आपको दे दिया गया है कि मास ऑफ प्रोटॉन ये है m, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये है प्लस e।
चलो ट्राई करो। सर फर्स्ट वाले में 3 pi m by 2 b अल्फा। दोनों पार्ट आ गए। सर पहले वाले का है 2πm/3b। तो पहले वाले का πm/3b। सर 3 pi m by b। अलग अलग आ रहा है। सेकंड पार्ट किया नहीं क्या अभी? जल्दी से सेकंड पार्ट भी कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। सर हो गया। चलो देखो, तो सबसे पहले तो v क्रॉस b करके मैं फोर्स की डायरेक्शन निकालता, तो फोर्स आ रहा है कुछ इस तरफ, है या नहीं? यानी यहाँ कुछ Yes, sir. सेंटर आएगा, तो पाथ आपका होने वाला है कुछ ऐसा, है ना? जहाँ ये एंगल आपका आएगा, स्पीड तो सेम रहेगी v, ये एंगल आएगा 30 डिग्री। ओके, कुछ इस तरह से। तो ये 30 है, तो ये आपको मिल गया 60 डिग्री। लेकिन जो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क है, ये एंगल, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले टाइम स्पेंड थीटा बाय ओमेगा, और थीटा सिंपली हो जाएगा 2π माइनस π/3 बाय ओमेगा। ठीक है, ये हमें मिल गया कितना, 5π/3 अपॉन ओमेगा हो जाएगा b, चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज e है, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2e बाय m, प्रोटॉन का मास m है, तो अल्फा पार्टिकल का 4m। यहां से आपको मिला 10πm/3be। आया था किसी का? यस सर। ये सर आया था। जिन लोगों ने गलत किया उनको गलती पता लगी होगी शायद। यस। सेकेंड Yes, केस sir. में
एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं। मैं इसे आई कैप मान रहा हूं और इसे जे कैप मान लेता हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी है v sin 30 डिग्री आई कैप प्लस v cos 30 डिग्री जे कैप, जबकि फाइनल वेलोसिटी जो आप निकालोगे वो आएगी माइनस v sin 30 डिग्री आई कैप प्लस v cos 30 डिग्री जे कैप। यानी चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस 2v sin 30 डिग्री आई कैप, या मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ये मिल जाएगा v। तो अब आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हो यहाँ से, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। ये हो गया हमारे पास कितना, सिंपली 3 BeV बाय 10 पाई m। क्लियर हुआ? Yes. कोई डाउट? तो यहाँ से No. ये भी है, कुछ लोग जो फॉर्मूला रटने वाले ही हैं चाहे कुछ हो जाए, तो आप लोग इस तरह से याद करो कि ये रहता है टाइम स्पेंड व्हेन सेंटर lies outside the magnetic region, the magnetic region, ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करें टाइम का फॉर्मूला हमें मिल जाता है t, ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा बाय ओमेगा। ये फॉर्मूला कब के लिए वैलिड हो जाएगा? जब सेंटर लाई करता है इन मैग्नेटिक रीजन। इसमें याद रखना पार्टिकल एंटर्स at theta with magnetic region boundary। क्लियर हुआ? Yes. कोई दिक्कत किसी को? सिंपल था, टाइम स्पेंड के लिए बस एंगल कितना वो घूमा अपॉन कितना टाइम लगा, ठीक है ना। अब इसी पे बेस्ड वैसे तो एक क्वेश्चन ही है पर हेडिंग करके लिख लेते हैं। कई बार ये टर्म डायरेक्टली यूज कर ली जाती है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली एक सेटअप होता है जिसमें कि अगर आपके पास ढेर सारे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है जिनके ऊपर चार्ज सेम हो पर उनका मास अलग अलग हो, तो उनको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, समझ आया? तो बेस्ड ऑन डिफरेंट masses particles can be separated from a mixture या from a sample। देखो कैसे काम करता है वो। तो जैसे कि ये आपका मैग्नेटिक रीजन की बाउंड्री हो गई, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और आपके पास जो सैंपल है उसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं जिनको आपने सेम वेलोसिटी के साथ सेम पॉइंट से इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, अगर सबका चार्ज सेम है, ऑल पार्टिकल्स हैव सेम चार्ज एंड वेलोसिटी, तो मिक्सचर है आपके पास,
आप उन्हें कैसे देख सकते हो कि रेडियस हर एक पार्टिकल की होती है mv/b³। तो अगर हर पार्टिकल की रेडियस अलग है, क्योंकि हर पार्टिकल का मास अलग है, तो हर पार्टिकल का पाथ भी अलग अलग आएगा। कोई पार्टिकल इस तरह से गिरेगा, कोई पार्टिकल इस तरह से गिरेगा, जिसका मास ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा। तो हमें पता होता है, हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, और पर्टिकुलर जहां पे रेडियस या जहां से एग्जिट पॉइंट हमें लग रहा है वहां पे हम कंटेनर्स रख देते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन रेडियस आप क्या करोगे, पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो, है कि नहीं? तो Yes. फ्रॉम द Yes. एग्जिट पॉइंट्स, from the exit points due to different radius, particles can be separated and collected. Particles can be separated and collected. तो ऐसे ही बस एक टर्म है, आपको सेटअप पता होना चाहिए। पार्टिकल्स को परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक रीजन एंटर करवाया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है। इस सेटअप को मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। क्लियर हुआ? Yes. चलो अब सब क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं। तो अब प्रोटॉन E, M and an alpha particle are projected, ठीक है ना, at same speed normal to the magnetic field boundary from same point simultaneously. The separation between the collector exits must be, ये आपको बताना है। यहाँ पे दे दिया गया है कि B is the magnetic field in the region। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? Yes. तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में तो चार्ज सेम रखा जाता है जनरली पार्टिकल्स पे। यहाँ हमने ले लिया है अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन। आपका तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बस बताना है कि जहाँ से वो एग्जिट करने वाले हैं तो उन दोनों कलेक्टर एग्जिट्स के बीच की दूरी कितनी रखी जानी चाहिए ताकि दोनों को सेपरेट करके आप कलेक्ट कर सको। ट्राई करो। रेशियो फाइंड करनी है आपके रेडियस। बेटा सेपरेशन बिटवीन, दूरी फाइंड करनी है दोनों के एग्जिट के बीच में। MV. सिर्फ बी का कोई यूज नहीं है, चार्ज का कोई यूज नहीं है। MV by B is
सर 4mv/b। सर 2m/qm। सर 4mp/2e। यस सर वही है 4mv/b। तो mv/be 4mv/be 2mv/b। काफी प्रकार के आंसर आ गए। 2mv/b। 4mp/2e। चलो तो ऐसे MV प्रोजेक्ट किया upon गया, BE। सेम स्पीड के साथ, एक प्रोटॉन है, कुछ ऐसे जाएगा, एक अल्फा पार्टिकल है, कुछ ऐसे जाएगा, है या नहीं? और यही डिस्टेंस x मुझे बतानी है। यस सर। सही है। तो ये डिस्टेंस ये हो गई 2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन, और ये डिस्टेंस ये हो गई 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो सिंपली x की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन है, यानी 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस रेडियस ऑफ प्रोटॉन। x की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी 2, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल 4mv/b³ माइनस mv/b³। BE सर, यस सर। यहाँ से आपको x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी 2mv/b। यस सर। क्लियर हुआ या नहीं? तो कुछ लोग क्या करते हैं, रेडियस का डिफरेंस निकाल देते हैं, पर रेडियस का डिफरेंस सही आंसर नहीं होता। डायमीटर का डिफरेंस और रेडियस का डिफरेंस सेम नहीं आता है ना? तो आपको डायमीटर का डिफरेंस निकालना था। कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? ओके। और देखो क्वेश्चन। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा चार्ज मास m को प्रोजेक्ट किया गया है v वेलोसिटी के साथ, ये एंगल 30 डिग्री बनाते हुए। तो आपको बताना है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ d, मिनिमम वैल्यू ऑफ d so that the particle exits on the same side as it enters, यानी जिस साइड से वो एंट्री लिया है उसी साइड पे एग्जिट करे। तो आपको मिनिमम वैल्यू d की क्या होनी चाहिए वो बताना है। ट्राई करो।
सर √3 + 1 into mv by bq. ओके, √3 + 1 into mv by bq. बाकी कितने लोग आया? सर mv by qb into √3 + 2 by. ओके, हाँ सर √3/2 है, मैंने वो गलती से Yes, sir. √3/2 m. √3/. चलो देख लेते हैं। तो बात ऐसी है कि ये एंटर कर रहा है यहाँ से, ओके, कुछ इस तरह। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, जिससे हमें पता लग जाए कि पार्टिकल किधर डिविएट होने वाला है, सेंटर कहाँ लाया कर रहा है। तो सेंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड आएगा प्लेन के अंदर, मतलब रीजन के अंदर, और कुछ ऐसा पाथ आने वाला है। तो अगर इसे सेम साइड पे एग्जिट करना है तो ये पूरा पाथ कंप्लीट हो जाना चाहिए, है या नहीं? यानी जस्ट वाले केस में क्या हो जाना चाहिए, जो आपका दूसरा रीजन है तो कुछ इस तरह पे आ जाए। अगर ये रीजन इससे छोटा हो जाता तो ये दूसरे साइड पे चला जाता कि नहीं, कट करके, क्योंकि तभी तक ये घूम सकता है जब तक कि मैग्नेटिक रीजन हो। तो यही वैल्यू डी के इक्वल हो जानी चाहिए। समझ आ रहा है? हम देख सकते हैं सेंटर कुछ यहाँ लाई किया है ओ, और ये रेडियस है आर। सबसे पहले आर की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, हो गई mv/bq। वो आपको सिर्फ ये हाइट चाहिए थी। ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो हमें पता है ये एंगल आपका 30 डिग्री है। तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हो, r + r cos 30 डिग्री, ये इक्वल हो जाना चाहिए d के। यहाँ से d की मिनिमम वैल्यू जो हमें मिल सकती है जस्ट वाले केस में, वो मिल जाएगी r, यानी mv/bq 1 + cos 30 डिग्री √3/2। क्लियर हुआ या नहीं? यस अगर इससे बड़ा रीजन होता तो भी सेम साइड पे एग्जिट करता है ना, पर मिनिमम पूछा गया था। इससे छोटे रीजन पे वो दूसरे साइड पे चला जाता, एग्जिट नहीं कर पाता। क्लियर हुआ? यस ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, चलो, तो आगे के टॉपिक से पहले मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट नोट बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपको एक चीज पता है कि फोर्स मूविंग चार्ज पार्टिकल कितना होता है? मूविंग चार्ज, इसका फॉर्मूला हमें मिल चुका है, F is qv क्रॉस b, है या नहीं? तो अब यहां से एक चीज क्लियर रहती है कि जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहने वाला है। यस तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए किसी भी क्वेश्चन में वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, तो क्या आप उसकी वैल्यू बता सकते हो? 0। या अगर मैं कहूं कि पावर डिलीवर्ड
बाय मैग्नेटिक फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी किसी भी इंटरवल में, तो वो भी क्या आएगी 0। तो याद क्या रखना है आपको, क्या ये किसी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बदल सकता है? नहीं बदल सकता। नहीं। इसीलिए याद करो एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था वो रेस्ट पर ही रहता है, और जो मूव कर रहा है वो डिविएट तो होता है पर ये कभी स्पीड नहीं बदल सकता। तो ये चीज याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है ना? क्या ये वेलोसिटी को चेंज कर सकता है? यस सर। तो मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को चेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नो सर। तो मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, but it can change its direction of motion. क्लियर हुआ? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं Yes. जो आपको हमेशा याद होने चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क ही नहीं करने वाला किसी भी क्वेश्चन, और वर्क नहीं करेगा तो कभी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी नहीं। क्लियर हुआ? यस। चलो अब इसी पे जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस can a charged particle move undeviated? ठीक है ना? पहला केस है, एक ऐसा रीजन हो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो है। दूसरा केस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। तीसरा केस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ठीक है ना? बताओ इनमें से किस केस में पार्टिकल अनडिविएटेड मूव कर सकता है? हाँ भाई बताओ। थर्ड ऑप्शन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सर थर्ड ऑप्शन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन, सिर्फ थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि वो अनडिविएटेड मूव कर सकता है। सब श्योर है? अच्छा, तो E नॉन जीरो हो, B नॉन जीरो हो, क्या इसमें अनडिविएटेड मूव नहीं कर सकता? कर सकते। E, अगर सर बी की डायरेक्शन में B और चार्ज पार्टिकल V, क्या डायरेक्शन बदलेगी? नहीं मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा इसके ऊपर,
तो इस केस में क्या होता रहेगा, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज। या मैं कह सकता हूं स्पीड इंक्रीजेस बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम, स्पीड इंक्रीजेस बट डायरेक्शन इज सेम। तो इसी को तो अनडिविएटेड कहते हैं। अरे संभव है या नहीं? संभव है। तो Yes, पहला भी हमारा आंसर है। सेकंड केस, ई 0 है, बी नॉन जीरो है, क्या इसमें मूव कर सकता है अनडिविएटेड? हाँ Yes, सर, sir. अगर उसके अलोंग ही हम लोग डाल देंगे। ये बी है, ये वी है, इसमें 4 0 है, तो इसमें मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तीसरा केस, ई नॉन जीरो है पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अरे हाँ, यस सर। Yes, sir. स्पीड इंक्रीजेस, डायरेक्शन इज सेम। अरे समझ आया या नहीं? यस तो ये हो गया Yes, हमारे sir. पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, Or थर्ड, तीनों में अनडिविएटेड मूव कर सकता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन अ चार्ज पार्टिकल मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी? एट कांस्टेंट वेलोसिटी। बोलो भाई। So second क्या? Sir, second option. सिर्फ सेकंड ऑप्शन? Sir, first, second. फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन? Yes, sir. First भी हो सकता है। अच्छा, फर्स्ट कैसे होगा? सर अगर E और B ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उससे क्या होगा दोस्त? सर परपेंडिकुलर हो जाए ई और ई इधर है, बी इधर है, उससे क्या होगा? सर, अगर बी की वजह से लगने वाला फोर्स सी के परपेंडिकुलर आ जाए तो? यस सर। हाँ, B का परपेंडिकुलर। तो आपने फोर्स सही सोचा है, Perpendicular. एकदम सही सोचा है। इसमें अगर मैग्नेटिक फोर्स ये इक्वल इलेक्ट्रिक और फोर्स। ऑपोजिट आ जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो इस केस में जो आंसर आता है वो ऐसा आता है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है परपेंडिकुलर हो और गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है ना? यानी E इज परपेंडिकुलर टू B, तब ऐसा हो पाता है। और इस केस को आप कहते हो वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर क्योंकि वेलोसिटी को सिलेक्ट कर लिया गया है, फिक्स कर लिया गया है और उसी वेलोसिटी के अलोंग घूम सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन भी है जो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा इसी हेडिंग के अंडर, वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर। अभी तो सिर्फ याद कर लो, फिर इसका लॉजिक भी पता लगेगा। 1997 जेई के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पहली बार आया था, ठीक है ना? चलो, तो ये तो होगा हमारा आंसर, दोनों अगर परपेंडिकुलर हो तो। ई जीरो बी नॉन जीरो, क्या इसमें मूव कर सकता है? हाँ, इसमें तो Yes, मैग्नेटिक sir. फोर्स ही नहीं लगाएगा, तो ये भी हमारा है। ई नॉन जीरो बी जीरो, ये संभव नहीं है। अब पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी केस पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ फोर्स अगर आएगा एफ नेट, ये क्यू ई आएगा, तो पार्टिकल की स्पीड तो बदलेगी ही, है या नहीं? यस। चलो, तो नेक्स्ट क्लास ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर से, कि क्या होता है वेलोसिटी सिलेक्टर, कैसे क्वेश्चन उसके ऊपर आते, कैसे आपको सोचना है, ठीक है? ओके कोई सर। डाउट किसी को? नो सर। सब क्लियर है? चलो फिर एंड करते हैं। यस। ओके, बस, thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।